तांत्रिक बाबा की असाधारण भूत वाली बात सुन मुन्ना डर से थर थर कांपने लगा था। हॉल के बाद सीढ़ियों से होते हुए वो लोग ऊपर पहुंचे, जहां उन लोगों ने पूरी फर्श पर खून बिखरा देखा। यह एक दिल दहला देने वाला दृश्य था। पूरे कॉरिडोर और दीवारों पर खून ही खून के धब्बे छपे हुए थे। कॉरिडोर के बाद वो लोग उस कमरे में पहुंचे जहां मर्डर हुआ था। अचानक तांत्रिक बाबा के भूत की लोकेशन बताने वाले यंत्र की सुइयां तेजी से घूमने लगीं और एक दिशा की ओर इशारा करते हुए रुकी। सुई जिस दिशा की ओर इशारा कर रही थी, उस दिशा में चलते हुए तांत्रिक बाबा एक खिड़की के पास पहुंचा और उस खिड़की पर लगे हुए सफेद पर्दे नीचे गिरा दिए। भूत वहां है। खिड़की से बाहर की ओर एक बंजर जंगल दिख रहा था। उस दिशा में इशारा करते हुए तांत्रिक बाबा ने भूत की लोकेशन बताई। अभी दिन का समय है। धरती और स्वर्गीय शुद्ध एनर्जी का वर्चस्व अधिक है। इस प्रकार के भूत प्रकाश में शांत हो जाते हैं और जहां काली ऊर्जाओं और अंधेरा का बसेरा हो वहां जाकर छिप जाते हैं, तांत्रिक बाबा ने कहा। विजय खिड़की के पास आया और पलक झपकाकर उस क्षेत्र को ध्यान से देखा। घने कोहरे से जंगल ढका हुआ था, जिससे एक अंधेरी भयानक आभा पैदा हो रही थी। बाबा देखो, वहां एक कुआं है, विजय ने जंगल की दिशा में इशारा करते हुए कहा। अरे हां, भूत वहीं होना चाहिए। यह कहने के बाद तांत्रिक मुड़कर सीढ़ियों से उतरकर हवेली के पीछे बंजर जंगल की ओर भाग गया। जैसे ही उन सभी ने जंगल में कदम रखा, यहां तक कि शुरू में साहसी प्रभास की अभिव्यक्ति भी थोड़ी बदल गई। जंगल का वर्तमान वातावरण बहुत भयावह था। इस बंजर पहाड़ के जंगली जंगल में जमीन सूखी पत्तियों से भरी हुई थी, जबकि झाड़ियों के बीच में एक पुराने जमाने का कुआं बना हुआ था। यह दृश्य डरावनी भूतिया फिल्मों के सीन से मिलता जुलता लग रहा था। तांत्रिक बाबा के कदम भी धीमे हो गए। उसके चेहरे की अभिव्यक्ति कठोर और ध्यान कुएं पर केंद्रित हो गया। कुछ देर बाद वो चारों उस पुराने कुएं के पास पहुंचे। भूवैज्ञानिक कंपास की सुइयां अचानक कुएं की ओर इशारा करने से पहले धीरे से हिली। वो भूत यहीं है, सब लोग पीछे हट जाओ। तांत्रिक बाबा ने अपने भूवैज्ञानिक दिशा निर्देश यंत्र को दूर रखा और अपनी कमर में बंधी थैली खोली। उसने 2 लाल चमड़ी वाले लोकी जैसे मटकों को निकाला और अपनी कमर में चारों ओर लपेट लिया। फिर उसने एक मुट्ठी भरकर पीले ताबीज निकाले और धीरे धीरे पुराने कुएं की ओर चला गया। एक बार जब वो कुएं के किनारे पर पहुंच गया तो उसने एक पीले रंग का ताबीज पकड़ा और कुछ मंत्र बड़बड़ाने लगा। फिर उसने अपने हाथ की मुट्ठी में फूंक मारी। तभी अचानक पीले रंग का ताबीज आग की लपटों में गिर गया। इसके तुरंत बाद उसने जलते हुए ताबीज को कुएं में फेंक दिया। अगले ही पल कुएं से एक दिल दहलाने वाली ऊंची आवाज में चिल्लाहट उठी, जो पूरे जंगल में गूंजने लगी। फिर कुएं से काले कोहरे का एक झोंका निकला और सीधे तांत्रिक बाबा की ओर बढ़ा। जैसे जैसे काला कोहरा आगे बढ़ रहा था, उसके अंदर से एक धुंधली सफेद परछाई बाहर निकलते हुए दिखाई देने लगी थी। वो परछाई एक सफेद पोशाक पहनी महिला चुड़ैल के रूप में बदल गई, जिसके घने लंबे काले बाल हवा में नृत्य करते हुए उसके अधिकांश घातक पीले चेहरे को ढक रहे थे। उनके बीच से केवल एक जोड़ी भयानक रक्त की तरह लाल पुतलियां नजर आ रही थीं। वो एक तेज भयानक आवाज में चिल्लाई, जो पूरे जंगल में गूंजते हुए उन चारों के कानों के पर्दों को फाड़ने लगी। अचानक बंजर जंगल में भयानक चींखों के साथ तेज काली हवाएं चलने लगी। तभी उस चुड़ैल ने अपने उल्टे नुकीले पंजों की मदद से तांत्रिक बाबा की छाती पर वार किया। चुड़ैल के भयानक और आक्रामक रूप को देख मुन्ना ने लगभग अपनी पेंट गीली कर ली थी और वो भागकर एक पेड़ के पीछे छिप गया। जब उसने चुड़ैल को तांत्रिक बाबा पर हमला करते देखा तो उसकी आंखों की पुतलियां उल्टी हो गईं और वो बेहोश होकर धड़ाम से नीचे गिरा। धिक्कार है, डरपोक इंसान, प्रभास ने उसे कोसते हुए अपने दिल में कहा। चुड़ैल को अपने ऊपर हमला करते देख तांत्रिक बाबा के चेहरे की अभिव्यक्ति बदल गई और वो जोर से हंसा। तुम्हारा दुर्भाग्य जो तुमने मेरे ऊपर हमला किया। चुड़ैल, अब तू मरने के लिए तैयार हो जा। इम भीम भव्स सुहा। कुछ मंत्रों को बड़बड़ाते हुए वो चिल्लाया और एक पीले रंग के ताबीज को हिलाते हुए फटकारा। अचानक पीले रंग का ताबीज आग की लपटों में घिर गया। इसके तुरंत बाद उसने आग की लपटों में जलते हुए ताबीज को चुड़ैल के ऊपर फेंक दिया। चुड़ैल की आकृति 1 सेकंड के लिए सुस्त हो गई और वो जोर से चिल्लाई, ईम भीम भव्स सुहा। ईम भीम भव्स सुहा।
तांत्रिक बाबा ने लगातार कई पीले रंग के आग में जलते हुए ताबीजों को चुड़ैल के ऊपर फेंका। जलते हुए ताबीजों की वजह से चुड़ैल और ज्यादा जोर से चिल्लाने लगी थी, लेकिन वो जलकर भस्म होने की जगह और अधिक क्रोधित और उग्र होने लगी। अरे, तू तो बहुत सख्त चमड़ी की है, अभी भी जलकर भस्म नहीं हुई? तांत्रिक बाबा हैरान रह गया। वो खुद को उसे गाली देने से रोक नहीं सका। आमतौर पर भूत उसके द्वारा फेंके गए उन ताबीजों की मदद से जलकर भस्म हो जाते थे, लेकिन यह चुड़ैल तो भस्म होने की जगह उल्टा उसे ही मारने पर उतारू थी। चुड़ैल, तेरी इतनी हिम्मत जो तूने मेरे ऊपर हमला किया, तांत्रिक ने मुंह से खून थूकते हुए कहा, क्योंकि चुड़ैल ने उसे एक जोरदार लात मारी थी। वो अब थोड़ा घबराने लगा था। उसने तुरंत हल्के से खांसते हुए अपनी कमर में लटक रहे लोकी जैसे मटके का ढक्कन खोला और चुड़ैल पर कुछ पानी छिड़का। चुड़ैल, अब गंगा जल के शुद्ध पानी का मजा चख और इसके साथ काले कुत्ते के खून का भी मजा चख। तांत्रिक बाबा ने दूसरे लोकी जैसे मटके का ढक्कन खोला और चुड़ैल पर गहरा लाल खून छिड़का। इन दोनों, शुद्ध गंगा जल और काले कुत्ते के खून का आत्माओं और भूतों पर कुछ निरोधक प्रभाव पड़ता था। फिर तांत्रिक बाबा ने अपनी पीठ में बंधी आड़ू की लकड़ी की तलवार निकाली और उसकी एक हथेली को काट दिया। अपनी आड़ू की लकड़ी की तलवार को खून से सनाकर उसे चुड़ैल पर वार किया। इसके बाद तांत्रिक बाबा और चुड़ैल के बीच भयंकर मुकाबला होने लगा। विजय ने बूढ़े तांत्रिक के कौशल पर सावधानी से नजर बनाई हुई थी। भले ही उसकी शक्तियों का स्तर तांत्रिक से ज्यादा था, लेकिन जब भूत भगाने की बात आती थी तो वास्तव में तांत्रिक एक पेशेवर खिलाड़ी था। उनके बीच की लड़ाई कुछ समय के लिए चली। अंत में अपनी तलवार से वार करते हुए तांत्रिक ने बढ़त बना ली थी। आह! चुड़ैल के मुंह से एक दयनीय चिल्लाहट निकली। उस मादा चुड़ैल को तलवार के वार से बहुत नुकसान पहुंचा था। उसकी आकृति अचानक धुंधली हो गई और एक काले कोहरे में बदलकर कुएं की तरफ भागने लगी। ओ, क्या तू मेरे हाथों से बचकर भागना चाहती है? अपनी आड़ू की लकड़ी की तलवार से चुड़ैल का पीछा करते हुए तांत्रिक ने गर्जना की। तभी कुएं से भयानक आवाजें आने लगीं और देखते ही देखते अनगिनत आत्माएं और भूत कुएं से बाहर निकलने लगे। तांत्रिक अपनी जगह पर किसी मूरत की तरह जम गया। उसकी आंखें पलक झपकना भी भूल गई। कुएं से काला कोहरा बाहर निकलता और किसी आत्मा या भूत का रूप ले लेता और हवा में गोल घूमते हुए अपने पैरों के पंजों के नुकीले नाखूनों को बाहर निकाल उसकी तरफ बढ़ने लगते। उसे किसी से निपटने में कोई समस्या नहीं थी, लेकिन इतने सारे भूतों के साथ वो उन सभी से कैसे लड़ सकता था? उसके बगल में खड़ा प्रभास भी थोड़ा कांपने लगा था, क्योंकि उसे एहसास हो गया कि चीजें बदतर हो गई हैं। मुकुंद बाबा, अब हम क्या करें? हमें क्या करना चाहिए? भागना चाहिए, तांत्रिक ने जोर से चिल्लाया, क्योंकि वो तेजी से मुड़कर भागने लगा था। इसी तरह प्रभास भी मुन्ना को जमीन से उठाकर हवेली की ओर भागा। जैसे ही वो दोनों भागे, उन्हें अचानक एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। उन्होंने देखा कि विजय अपनी जगह पर स्थिर खड़ा था और सभी भूत और आत्माएं मधुमक्खियों के झुंड की तरह उसकी ओर बढ़ रही थीं। यह देखकर प्रभास डर गया। विजय, जल्दी करो और भागो! तांत्रिक ने प्रभास का हाथ पकड़ा और कहा, तुम यहां क्यों रुक रहे हो? जल्दी करो और भागो! उसका चेहरा भय से पीला पड़ चुका था। उसने देखा कि विजय खतरे में है और बिना कुछ किए वो विजय को मरने नहीं देना चाहता था। लेकिन अगर उसने विजय को बचाने की कोशिश की तो वो खुद भी जल्दी एक भूत बन जाता। आखिर विजय भूतों से बचकर भागने की जगह क्या करने की सोच रहा था? आखिर क्या होने वाला है? भूत, प्रेत और विजय के इस दिलचस्प सफर का अंजाम जानने के लिए पढ़ते रहिए हमारी कहानी सुपर बिजनेसमैन सिर्फ द हॉरर हंटर चैनल पर। यह मूर्ख लड़का खुद तो मरेगा और मुझे भी मरवाएगा। तांत्रिक अपने आंतरिक मन से विजय को कोस रहा था। हालांकि एक क्षणिक संघर्ष के बाद उसने अपनी आड़ू की लकड़ी की तलवार उठाई और विजय को बचाने के लिए वापस भूत प्रेतों की भीड़ में कूदने के लिए तैयार हो गया। विजय क्रोधित आत्माओं की भीड़ के सामने स्थिर खड़ा था। उसका चेहरा भावहीन, नजरें उदासीन और इसके अलावा होठों पर एक रहस्यमय मुस्कान थी। जाहिर है कि उसने पहले ही इस तरह की नौबत आने की उम्मीद कर ली थी। उसके इस निडर अंदाज ने एक पल के लिए उन भूत प्रेतों को सोचने पर मजबूर कर दिया, लेकिन अगले ही पल उनकी भीड़ ने आगे बढ़ते हुए चिल्लाना और जंगली जानवरों की तरह गुर्राना चालू कर दिया।
भूत प्रेतों की भीड़ को इतना उग्र और क्रोधित देख तांत्रिक का पूरा शरीर हिल गया और वो चिल्लाया, नहीं! इतनी सारी क्रोधित आत्माओं के बीच फंसने पर एक और मासूम जान को अनसुलझी नफरत का शिकार होकर दुनिया छोड़नी होगी। इससे ज्यादा बुरा उस बच्चे के साथ क्या हो सकता था? आह! तांत्रिक ने उसके लिए बुरा महसूस करते हुए एक लंबी आह भरी। उसने विजय को आत्माओं की भीड़ के बीच फंसा देख उसके बचने की उम्मीद छोड़ दी थी। तभी विजय की दाहिनी भौं का एक कोना हिला और जैसे ही आत्माओं की क्रोधित भीड़ उसके पास पहुंची, उसने धीरे धीरे एक उंगली उठाई, जैसे कि वो हल्के से स्केच कर रहा था, और फिर हवा में टैप किया। अचानक उसकी उंगलियों पर प्रकाश की एक किरण चमक उठी और पूरा जंगल उस तेज रोशनी से भर गया। उसकी उंगलियों के हिलते ही आसमान में काले बादल छा गए और बिजलियों की भयानक गड़गड़ाहट के साथ तेज आंधियां चलने लगीं। इस दिल दहलाने वाले नजारे को देख क्रोधित भूतों की भीड़ एक पल के लिए रुक गई, जैसे कि उन्होंने अभी अभी दुनिया की सबसे भयानक चीज देखी हो। ऐसा लग रहा था कि वो दहशत में है। फिर वो गुस्से में मुड़ गए और कुएं की दिशा में भागने लगे, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। बिजली के लगातार गिरने और एक के बाद एक धमाके के साथ उन सभी क्रोधित भूतों में से प्रत्येक भूत प्रेत आतिशबाजी के पटाखों की तरह फटने लगे। यह देखने में काफी शानदार दृश्य प्रदर्शित कर रहा था। एक पल में सभी क्रोधित भूतों की भीड़ का सफाया हो गया। केवल एकमात्र सफेद पोशाक वाली चुड़ैल भूत उसके पास हवा में भावहीन रूप से उड़ रही थी। चुड़ैल की आंखें हैरानी से फटी हुई थीं। शायद उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि ऐसा भी कुछ हो सकता था। थोड़ी दूरी पर तांत्रिक, प्रभास और मुन्ना, जो कुछ देर पहले ही होश में आया था, सभी अपने चेहरे पर एक ही मूर्खतापूर्ण भाव के साथ खड़े थे। एक पल में बंजर जंगल रीढ़ की हड्डी को ठंडा करने वाली घातक खामोशी में डूब गया। फिर इसी खामोशी में एक थप्पड़ की तीखी आवाज सुनाई दी। यह तांत्रिक था जिसने खुद को चेहरे पर थप्पड़ मारा था। आह! दर्द हो रहा है, मैं सपना नहीं देख रहा हूं। इस एहसास के साथ उसने अपने सामने खड़े छोटे लड़के को देखा, जो उसे किसी महान गुरु की तरह लग रहा था। यह कला का एक मास्टर था, एक वास्तविक विशेषज्ञ। अचानक तांत्रिक के पैर लड़खड़ाने लगे, इतना कि वो लगभग घुटने टेकने की कगार पर आ गया। जब उसने सोचा कि कैसे उसने एक सच्चे विशेषज्ञ के सामने खुद के बारे में डींग मारी थी, साथ ही साथ विजय को भूत भगाने के बारे में कुछ नहीं जानने के बारे में चिढ़ाया भी था। इस वक्त वो खुद को दफनाने के लिए जमीन के अंदर एक छेद खोदने जैसा महसूस कर रहा था। शर्मनाक, ये बहुत शर्मनाक था। अब उसके विचारों में उथल पुथल मचने लगी थी। आखिर उसकी उपलब्धियां विजय जैसे श्रेष्ठ व्यक्ति के मुकाबले में क्या थीं? अपने परिपक्व बुढ़ापे के बावजूद उसकी उपलब्धियों और शक्तियों का स्तर एक बच्चे की तुलना में कुछ नहीं था। उसका दिल इतना दर्द कर रहा था कि उसके आंसू भी बगावत पर उतर आए थे। उसके बगल में खड़े प्रभास का दिमाग भी ब्लैंक हो चुका था। उसने केवल विजय को कहते हुए सुना था कि वो भूत भगाने के बारे में थोड़ा जानता है, लेकिन अब जब प्रभास ने इसे अपनी आंखों से देखा था तो उसने खुद से सवाल करना शुरू कर दिया कि इसका कौन सा हिस्सा एक नौसिखिया के काम से मिलता जुलता है। एक वार के साथ उसने अनेकों भूतों को तुरंत खत्म कर दिया। वो निर्विवाद रूप से प्रबल था। मुकुंद बाबा, क्या आपको भी लगता है कि वो एक निपुण गुरु हैं? प्रभास ने भावनात्मक रूप से अपनी जांघों पर थप्पड़ मारा और पूछा। दूसरी तरफ सफेद पोशाक पहनी चुड़ैल ने खुद को फिर से भागने के लिए तैयार कर लिया था और एक तेज भयानक आवाज में चिल्लाने लगी, इसके बारे में मत सोचो। विजय ने भावहीन चेहरे के साथ अपना दाहिना हाथ उठाया और एक आध्यात्मिक रोशनी से चमकता हुआ ताबीज निकाला, जिसकी मदद से उसने चुड़ैल को एक जोरदार थप्पड़ मारा। थप्पड़ के वार से चुड़ैल फटकर राख में बदल गईं। वहां केवल एक हल्की सी बिजली की चमक बची। चुड़ैल ने एक आखिरी बार दर्दनाक चींख मारी थी और उसके बाद उसका हमेशा के लिए वजूद गायब हो गया। तांत्रिक ने विजय की चाल को देखा और भ्रम में जम गया। उसने सम्मान में विलाप किया, इतना शक्तिशाली ताबीज, सच में वो एक महान गुरु कहलाने लायक है। विजय पुराने कुएं के पास गया और उसमें एक नजर डाली। आत्माओं और भूत प्रेतों की वजह से कुआं अंदर से देखने पर एक भयानक काली अंधेरी आभा प्रकट कर रहा था। हालांकि अच्छे से स्कैन करने के बाद उसने पुष्टि की कि कोई भूत नहीं बचा था। इसके बाद वो वापस उन तीनों के पास चला गया और कहा, अब सब ठीक है। यार विजय, तुम तो बहुत शक्तिशाली हो। तुम किसी महान तेजस्वी से कम नहीं हो।
प्रभास खुश होते हुए आगे बढ़ा और थम्स अप क्या। वो एक ही वक्त पर उत्साहित और गौरवान्वित महसूस कर रहा था। भले वो दोनों सगे भाई नहीं थे, लेकिन प्रभास उसे अपने सगे छोटे भाई से कम नहीं मानता था। फिर भी गहराई में वो अभी भी अविश्वास में था। वो विजय को कुछ समय से जानता था। इतने समय तक उसे केवल यह पता था कि विजय के पास चमत्कारी उपचार करने वाले हाथों की एक जोड़ी थी। फिर भी उसने कभी यह उम्मीद नहीं की थी कि विजय एक तांत्रिक बाबा की तुलना में भूत भगाने में और भी अधिक निपुण होगा। यह निश्चित रूप से कुछ ऐसा नहीं था जो एक आम व्यक्ति कर सकता था। वो एक अमर व्यक्ति की तरह था, एक सच्चा महान गुरु। विजय के साथ जुड़ने के लिए प्रभास को इससे ज्यादा सम्मानित नहीं किया जा सकता था। उसे छोटे भाई के रूप में एक नायाब हीरा मिला था जो दूसरों को भीख मांगने पर भी नहीं मिल सकता था। अचानक उसे कुछ एहसास हुआ कि विजय के पास भूत भगाने में निपुणता, चमत्कारी दवा बनाना, मेडिकल इलाज में पारंगत हासिल करना, इसके अलावा उसे जेड बल्ड मोती और ग्लास टाइप इंपीरियल जेड जैसे मास्टरपीस मिलना, यह सब किस्मत या फिर भाग्य का खेल तो नहीं था। इसके पीछे और भी कोई गहरा राज था। यह समझ आते ही वो हैरानी से लगभग उछल गया। प्रभास की चापलूसी भरी प्रशंसा पर विजय केवल बस मुस्कुराया। सच मानो तो उन लोगों को कभी समझ नहीं आएगा कि विजय ने अभी क्या किया था। भूतों ने भी अपनी प्राप्ति को प्राथमिकता दी। उनकी प्राप्ति जितनी अधिक होगी, भूत उतना ही खतरनाक और शक्तिशाली होगा, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें नियंत्रित करना मुश्किल होगा और उन्हें खत्म करना नामुमकिन होगा। भूतों की भीड़ जिसे उसने अभी अभी खत्म किया था, उनकी प्राप्ति का स्तर बहुत कम था। केवल सफेद पोशाक पहनी चुड़ैल की प्राप्ति औसत से थोड़ी ऊपर थी। इस तरह उसने सभी भूतों का सफाया केवल एक साधारण बिजली प्रकट करने वाले जादू से कर दिया था। सीनियर! तांत्रिक एक शर्मनाक चेहरे के साथ आगे बढ़ा और अपने एक हाथ को अपने सीने के सामने दूसरे हाथ में लपेटकर प्रणाम किया। सीनियर, कृपया मुझे मेरे सभी गलत कामों के लिए माफ कर दें। मैं अभी अपने अपर्याप्त कौशल के प्रदर्शन के लिए माफी मांगता हूं। कोई बात नहीं, विजय ने हाथ हिलाते हुए कहा। कुछ देर रुकने के बाद वो मुस्कुराया और बोला, ओह हाँ, प्लीज मुझे सीनियर मत कहो। यह सुनकर बहुत अजीब लगता है। ऐसा लगता है जैसे मैं भरी जवानी में बूढ़ा हो गया हूं। यह सुनकर तांत्रिक का चेहरा इतना कस गया कि वो लगभग एक कड़वे लौकी की तरह झुर्रियों वाला हो गया। विजय केवल 18 वर्ष का था और वो 50 साल से अधिक उम्र का था, विजय से लगभग 40 साल अधिक। फिर भी उसकी उपलब्धि अभी भी तुलनात्मक रूप से दयनीय थी। क्या सच में हवेली से सभी भूत प्रेतों का सफाया हो गया था? क्या प्रभास को पता लग जाएगा विजय की शक्तियों का राज? आखिर क्या होगा विजय की इस दिलचस्प कहानी का अंजाम? जानने के लिए बने रहें हमारी कहानी सुपर बिजनेसमैन के साथ। ईमानदारी से कहूं तो क्रोध ही एकमात्र चीज है जो दूसरों से अपनी तुलना करने से आती है। तांत्रिक अंदर से खुद के साथ खिलवाड़ कर रहा था। विजय की एक बार फिर से जांच करने के बाद उसकी रीढ़ की हड्डी में और ठंडक आ गई। उसकी नजरों में विजय की शक्तियों का असर इतना अज्ञात था कि अगर विजय ने अभी यह कदम नहीं उठाया होता तो वो कभी भी उसकी शक्तियों के बारे में नहीं जान पाता। सीनियर, शक्तियों का यह स्तर बहुत ऊंचा है जिसे जल्दी से छूना असंभव है। यह कहते हुए तांत्रिक की अभिव्यक्ति विजय के प्रति और भी अधिक सम्मानजनक हो गई। ओह माफ करना, अगर आपको सीनियर पसंद नहीं है तो मैं आपको सिर्फ छोटा दोस्त कहूंगा, तांत्रिक ने जवाब दिया। लेकिन मुझे आश्चर्य है कि आपने शक्तियों का यह स्तर किस गुरु के आचरण में अभ्यास किया? अर्शी, विजय कुछ देर के लिए रुका। फिर उसे यह एहसास हुआ कि अर्शी शब्द का उपयोग एक महान गुरु को संदर्भित करने के लिए किया जाता था, जो दुनियावी लोभ, अहंकार और मोह माया से परे हो। उसने अपना सिर हिलाया और जवाब दिया, मैंने किसी गुरु के अधीन अभ्यास नहीं किया, यह सब मैंने खुद से सीखा। तांत्रिक की आंखें उसके चेहरे पर फैली गई, जो अविश्वास से चिल्ला रही थीं। वो विजय को ऐसे देख रहा था जैसे वो कोई जहन्नुम से निकला शैतान हो। यह सच था कि शक्तियां खुद से बढ़ाई जा सकती थीं, लेकिन फिर भी विजय के पास जो शक्तियां थीं वो कुछ ऐसी थीं जिन्हें खुद से सीखना लगभग असंभव था। तांत्रिक का दिमाग ब्लैंक हो रखा था। वो अपनी जगह पर स्तब्ध खड़ा रहा और कुछ और नहीं बोला। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसने अपना आधा जीवन बर्बाद कर दिया हो। शायद
इस बच्चे की यही नियति है। तांत्रिक ने एक पल के चिंतन के बाद खुद को सांत्वना दी। यह सबसे तार्किक विचार की तरह लग रहा था। आखिर विजय एक 18 वर्ष का बच्चा था। अगर यह नियति का खेल नहीं है तो उसके लिए इस तरह की उपलब्धि हासिल करना असंभव था। फिर भी उसने विजय से यह नहीं पूछा कि वो किस तरह के भाग्य के लिए निर्धारित था। एक साधु के लिए इस विषय में बात करना वर्जित था। छोटे दोस्त, वास्तव में आप एक चमत्कारी व्यक्ति हैं। तांत्रिक ने कुछ देर बाद बस इतना ही कहा। इसी बीच मुन्ना, जो बेहोश होने के बाद होश में तो आ गया था, लेकिन विजय द्वारा इस्तेमाल की गई शक्तियों के कारण उत्पन्न होने वाली बिजली और भूत प्रेतों की भीड़ को देखने के बाद वो अपनी जगह पर किसी पुतले की तरह जम गया था। उसे जगाने के लिए प्रभास ने उसके चेहरे पर एक हल्के से थप्पड़ मारा। हैरानी से निकलने के बाद उसका पूरा शरीर हिल गया। वो एक गेंद की तरह घूमा और गुस्से में चारों ओर देखा। कहां है भूत, कहां है? प्रभास ने उसे एक और थप्पड़ मारा और कहा, भूत बहुत पहले चला गया है, डरपोक आदमी। भूत को देखते ही तुम बेहोश हो गए और अब मुझे शर्मिंदा भी कर रहे हो। मुन्ना ने एक ओच कहा। उसका चेहरा शर्म से आग की लपटों की तरह चमक उठा। भाई, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं हमेशा एक डरपोक बिल्ली रहा हूं। मुझे भूत प्रेत से बहुत डर लगता है। फिर वो अचानक खुश होते हुए बोला, फिर भी क्या भूत सच में चला गया है? यह तो बहुत बढ़िया है। बाबा, बहुत बहुत धन्यवाद। चिंता मत करो, मैं जल्द ही तुम्हें पैसे दे दूंगा। मुन्ना को लग रहा था यह सब तांत्रिक बाबा का कमाल था। तांत्रिक को थोड़ी शर्म महसूस हुई। वो यह बताने ही वाला था कि यह सब किसने किया, लेकिन विजय के सिर हिलाकर मना करने से वो रुक गया। फिर विजय के इरादे को समझते हुए उसने अपना मुंह बंद कर लिया। प्रभास भी समझ गया कि क्या चल रहा था और उसने भी इस बारे में कुछ नहीं बताया। उसके लिए विजय हमेशा से एक ऐसा व्यक्ति रहा था जो अपनी काबिलियत और क्षमताओं को सीक्रेट रखना पसंद करता था। आओ तांत्रिक बाबा, चलो चलते हैं। मैं आपको पैसे दे दूंगा और फिर हम सभी अच्छा खाना खाएंगे। मुन्ना ने आगे बढ़ते हुए उत्साह से कहा। फिर उन चारों लोगों का समूह पहाड़ से उतरकर पास ही के एक छोटे से ढाबे पर गया। उन्होंने वहां ड्रिंक्स के साथ पेट भरकर डिनर किया। बिल भरने के बाद मुन्ना पहले ही चला गया था, लेकिन तांत्रिक अभी नहीं गया था। उसने थोड़ी देर की हिचकिचाहट के बाद विजय से कहा, छोटे दोस्त, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूं। हाँ बाबा, बोलो। विजय ने हैरान होकर पूछा। दरअसल मेरी नूह जिले की यात्रा करने का कारण एक आत्मा का पता लगाना है। यह आत्मा कोई साधारण आत्मा नहीं है। उस आत्मा को याद करते हुए तांत्रिक की अभिव्यक्ति थोड़ी काली हो गई। वो आत्मा बहुत शक्तिशाली है। उसकी प्राप्ति उच्च स्तर की है और वो एक दुष्ट आत्मा है। वो कुछ समय से बहुत ज्यादा परेशानी पैदा कर रही है। वो लोगों को मारने जैसे विभिन्न घृणित जघन्य अपराधों को करने के लिए प्रेरित करना पसंद करती है। उसके द्वारा शिकार होने की सबसे हालिया घटना नूह जिले में हुई, जहां आप रहते हैं। ये लगभग 3-4 दिन पहले की बात है। यही कारण है कि मैं यहां आया हूं। मुझे डर है कि अपनी सीमित क्षमताओं के साथ मैं उस दुष्ट आत्मा के खिलाफ नहीं जा पाऊंगा। इसलिए मैं आपकी सहायता मांग रहा हूं। छोटे दोस्त, आपके साथ होने से मुझे अधिक विश्वास होगा कि हम सफल होंगे। विजय की भौहें थोड़ी सिकुड़ गई, लेकिन उसने सिर हिलाया और जवाब दिया, चिंता मत करो बाबा, दुष्ट आत्माओं को मिटाना मेरा कर्तव्य है। शुक्रिया छोटे दोस्त। तांत्रिक के चेहरे पर खुशी भरी एक मुस्कान फैल गई। एक पल चुप होने के बाद उसने आगे कहा, अभी कोई जल्दबाजी नहीं है, क्योंकि मुझे अभी तक वो दुष्ट आत्मा मिली नहीं है। जैसे ही मुझे उसकी उपस्थिति का पता चलेगा, मैं आपको फोन कर दूंगा। छोटे दोस्त, आपका फोन नंबर क्या है? इतना कहने के बाद उसने एक सेल फोन निकाला जो आईफोन 15 प्रो था। विजय उसे देखकर दंग रह गया। अपने दिल में उसने सोचा कि यह तांत्रिक कितना मॉडर्न है। यह उसके अपने पुराने सेल फोन से काफी बेहतर था। नंबर एक्सचेंज करने के बाद विजय ने उससे साधु संतों वाली दुनिया के बारे में पूछा। तांत्रिक के साथ बात करने पर उसे साधु संतों के बारे में कुछ और जानकारी मिली और साथ ही यह भी पता चला कि अरावली पर्वत श्रृंखला में उस जैसे और भी साधु संत हैं जिन्हें आध्यात्मिक शक्तियों के बारे में पता था और उनका अभ्यास भी करते थे। मुझे इस बारे में बात करने में शर्म आती है।
सच तो यह है कि मैं वास्तव में अरावली पर्वत श्रृंखला से नहीं हूं। मैं सिर्फ एक ड्रॉप आउट हूं। मुझे साधु संतों की दुनिया के बारे में भी ज्यादा समझ नहीं है। तांत्रिक ने अफसोस के साथ आह भरी। अच्छा, तो ऐसी बात है। विजय थोड़ा निराश नजर आ रहा था। छोटे दोस्त, चिंता मत करो। भविष्य में मैं आपको उन लोगों से परिचित कराऊंगा जिन्हें मैंने अतीत में वरिष्ठ भाइयों के नाम से पुकारा था। वो बहुत कुछ जानते हैं। ठीक है, विजय ने सिर हिलाया। एक दूसरे को अलविदा कहने के बाद विजय अपने घर लौट आया और न्यूज चेक करने के लिए इंटरनेट पर सर्च किया। यह सच था कि 4 दिन पहले नूह डिस्ट्रिक्ट में एक नृशंस हत्या की गई थी। इससे पूरे जिले में टहलका मचा हुआ था। विक्टिम को एक अजीब स्थिति में पाया गया था। उसकी डेड बॉडी एक होटल रूम के बिस्तर से बंधी मिली थी और उसका मर्डर बहुत भयानक रूप से किया गया था। अगर उसने इसके बारे में तांत्रिक से नहीं सुना होता तो विजय सोचता कि यह मर्डर किसी सीरियल किलर द्वारा किया गया था। विजय ने इसके बारे में और अधिक जानने के लिए ऑनलाइन फोरम पर सर्च किया, लेकिन उसे और कोई जानकारी या सुराग नहीं मिला। इसलिए उसने अपनी शक्तियों पर ध्यान लगाना शुरू कर दिया। क्या सच में उस हालिया मर्डर की मिस्ट्री के पीछे किसी दुष्ट आत्मा का हाथ था या फिर थी यह कोई सोची समझी प्लानिंग? क्या विजय करेगा तांत्रिक की मदद उस दुष्ट आत्मा को नष्ट करने में? आखिर क्या होगा? विजय की इस दिलचस्प कहानी का अगला पड़ाव जानने के लिए बने रहें हमारी कहानी सुपर बिजनेसमैन के साथ सिर्फ द हॉरर हंटर चैनल पर। विजय को ऑनलाइन सर्च करने पर भी जब मर्डर और उससे जुड़ी कोई बात पता नहीं लगी तो वो अपने ध्यान में चला जाता है। पलक झपकते ही 4 दिन बीत गए। बीच में एक दिन गौतम ने कॉल की थी और बताया था कि उसका कस्टमाइज ब्रेसलेट रेडी है। सुबह के लगभग 7-8 बज रहे थे। किचन से एक हॉट पैन की आवाज सुनाई दी। यह विजय था जो ब्रेकफास्ट बना रहा था। गैस स्टोव पर एक पैन रखा हुआ था और उसमें कुछ पकोड़े तल रहे थे। बीच बीच में उबलते हुए ऑलिव ऑयल में ब्राउनिश रंग के पकोड़ों उछल रहे थे। मुंह में पानी भर देने वाली एक खुशबू हवा में चारों ओर फैली हुई थी। विजय ने छोटी उम्र में खाना बनाना सीख लिया था। कई सालों की प्रैक्टिस के बाद वो अब एक अच्छा कुक बन चुका था। अहाना ने जिस दिन पहली बार उसके हाथों से बना हुआ खाना खाया था, उसी दिन से विजय ही ब्रेकफास्ट और डिनर बनाता था, क्योंकि विजय के हाथों का खाना उसे बहुत पसंद था। उसने सावधानी से तले हुए पकोड़ों को निकाला और एक थाली में रखा। फिर कुछ और बेसन में लिपटे हुए कच्चे आलूओं को पैन में उबलते हुए ऑलिव ऑयल में डाल दिया। तभी उसने एक मधुर आवाज सुनी। गुड मॉर्निंग विजय। एक सुंदर और हसीन आकृति रसोई में आई। उसने एक सिंपल सा ब्लैक पैजामा पहना हुआ था। पैजामा सूती कपड़े का था जो उसकी ग्रेसफुल बॉडी को छिपाने में असमर्थ था। 2 पतले पतले पैरों के साथ एक छोटी नाजुक कमर जो जेड की तरह सुंदर पैरों की जोड़ी तक फैली हुई थी। उस आकृति का ये आकर्षक रूप सुबह सुबह कहर ढा रहा था। उसके बाल थोड़े बिखरे हुए थे। उसके चेहरे की अभिव्यक्ति सुस्त थी, साथ ही वो कुछ उबासियां ले रही थी। शायद वो अभी कुछ देर पहले ही सोकर उठी थी। लेकिन कुछ भी हो, उसकी खूबसूरती पर बाल बराबर भी असर नहीं पड़ रहा था। विजय असहाय था, भले ही वो इसे पहले भी कई बार देख चुका था। फिर भी उसके शरीर कांप उठा। वो हल्के से खांसा और कहा, गुड मॉर्निंग अहाना। अहाना ने एक सिंपल से हम के साथ जवाब दिया और फिर डाइनिंग टेबल पर जाकर बैठ गई। जब उसने डाइनिंग टेबल पर पकौड़ी की थाली भरी देखी तो उसका चेहरा आश्चर्य की खुशी से चमक उठा। इट्स माई फेवरेट। ये कहने के साथ ही उसने एक पकौड़ी उठाई और उसे अपने मुंह में रख लिया। इट्स टू गुड। उसने संतुष्टि से भरे चेहरे के साथ जोर से सिर हिलाया। विजय भी अब तक डाइनिंग टेबल पर बैठ चुका था। फिर उसने मुस्कुराते हुए पूछा, क्लॉथ फैक्ट्री में सब कैसा चल रहा है? बिजी, बहुत बिजी। हमें अभी अभी एक बड़ा ऑर्डर मिला है। अहाना ने खाना खाते हुए कहा। ओह, विजय ने जवाब दिया। कुछ पल रुकने के बाद उसने आगे कहा, कल डीआईजी मिथिलेश ने मुझे बताया कि वो तुम्हारी सिक्योरिटी हटा रहे हैं। लगभग 10-15 दिन हो गए, लेकिन राघव का कोई अता पता नहीं है। अभी कुछ दिन से पूरे डिस्ट्रिक्ट में हालात ठीक नहीं है और उनके पास पुलिस ऑफिसर्स की कमी है। डोंट वरी, तुम चिंता मत करो। वैसे भी मैं ज्यादातर समय फैक्ट्री में रहती हूँ। राघव फैक्ट्री में आने की हिम्मत नहीं करेगा, चाहे वो कितना भी बहादुर क्यों ना हो। ब्रेकफास्ट के बाद
वो अपने कमरे में वापस जाने वाली थी कि तभी विजय ने कहा, रुको आहाना, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। आहाना जाते जाते रुक गई और उत्सुक आंखों से विजय की ओर देखने के लिए मुड़ गई। क्या है? एक छोटा सा गिफ्ट। गिफ्ट? उसकी काली आंखें आश्चर्य से चमक उठी। रुको, अभी मुझे मत दिखाओ, मुझे गेस करने दो। फिर वो सोचने लगी, क्या वो फ्लावर्स का बुके है? विजय ने अपना सिर ना में हिलाया। फिर एक नेकलेस? विजय ने फिर से ना में सिर हिलाया। ये एक रिंग तो नहीं हो सकती है ना? विजय ने अपना सिर ना में हिलाया और उन हाथों को आगे किया जो उसने पहले अपनी पीठ के पीछे जोड़ रखे थे। उसकी हथेली में एक ब्लैक बॉक्स था। धीरे धीरे से बॉक्स खोलने पर उसमें से एक चमक बाहर निकलने लगी। उसमें एक प्लैटिनम कोटिंग के साथ ब्रेसलेट था जिसमें कई छोटे छोटे डायमंड्स जड़े हुए थे। ब्रेसलेट के बीच में खून की तरह लाल जेड का एक मोती रखा गया था। ब्रेसलेट चमक रहा था। यह इतना चमकीला, मंत्रमुग्ध करने वाला था जैसे अलौकिक हो। OMG, इट्स सो ब्यूटिफुल। आहाना ने सदमे में अपना मुंह ढक लिया और कहा, क्या यह सच में मेरे लिए है? विजय ने सिर हिलाया। वो आगे बढ़ा और ब्लैक बॉक्स उसे दे दिया। फिर उसने गंभीर स्वर में कहा, आपको यह ब्रेसलेट हर वक्त पहनकर रखना होगा, चाहे कुछ भी क्यों ना हो। फिर भी इसे निकालना मत, क्योंकि यह आपकी रक्षा करेगा। आहाना तो अभी भी सदमे में उस शानदार ब्रेसलेट को देख रही थी। उसके पास कहने के लिए कोई वर्ड्स नहीं थे और साथ ही वो थोड़ा इमोशनल फील कर रही थी। विजय, इसे पहना दो, उसने कोमल स्वर में कहा और अपनी एक कलाई आगे बढ़ाई। विजय ने ब्रेसलेट उठाया और उसे धीरे से उसकी कलाई में पहना दिया। ब्रेसलेट से एक मंत्रमुग्ध कर देने वाली रोशनी निकली जो उसकी सफेद स्किन की तरह चमक रही थी। उस रोशनी में और उसकी सफेद स्किन में कोई अंतर नहीं था। यह किसी फैंटेसी स्टोरी की तरह लग रहा था। इट्स सो ब्यूटिफुल, थैंक्स अ लॉट विजय। आहाना ने अपनी कलाई उठाई और उसे लेफ्ट एंड राइट साइड से देखा। वो खुद को खुशी से झूमने से रोक नहीं पा रही थी। अचानक उसने अपने लिप्स को मूव किया और विजय के चेहरे के करीब आकर उसके गाल पर एक किस कर दिया। फिर वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसके सुंदर चेहरे पर लालिमा छा गई। विजय अपनी जगह पर जमा रह गया। उसके होश उड़ गए और पता नहीं क्यों उसके शरीर के अंग तंग होने लगे और वो खुद पर से कंट्रोल खोने लगा। यह स्वाभाविक था। उसकी उम्र उग्र हार्मोन वाली थी, जहां एक लड़की के करीब आने पर खुद साधु संत भी अपना कंट्रोल नहीं बना सकते थे। अगर वो लड़की आहाना जैसी बला की खूबसूरत हो तो यह नामुमकिन था। विजय एकटक हंसती हुई आहाना को देख रहा था और उसके शरीर के अंग और तंग होते जा रहे थे। अचानक उसने आहाना की पतली नाजुक कमर में हाथ डाला और उसे दीवार से सटा दिया। आहाना की हंसी गायब हो गई और वो बिना पल के झपकाए विजय को देखने लगी। उसकी झील सी गहरी आंखों में एक लालसा की चमक उभर आई थी। माहौल गर्म और जादुई हो गया था। विजय को पहल न करते देख आहाना धीरे धीरे उसकी चेस्ट पर हाथ फेरने लगी और गुलाब की पंखुड़ियों जैसे उसके पिंक लिप्स विजय के लिप्स के करीब आने लगे। इस वक्त विजय का दिमाग ब्लैंक हो रखा था। उसके लिप्स भी धीरे धीरे आहाना के लिप्स की ओर लगे। जब उन दोनों के लिप्स अपनी हदें लांघ कर एक दूसरे का रस छकने वाले थे, अचानक विजय का फोन बजने लगा। फोन की घंटी सुन विजय ने खुद पर कंट्रोल किया और आहाना से दूर हो गया। आहाना का पूरा चेहरा किसी टमाटर की तरह लाल हो रखा था और वो गहरी सांसें ले रही थी। मदहोशी के इस रंग में पड़े अचानक भंग से वो थोड़ी मायूस भी थी। विजय का चेहरा भावहीन था। उसने अपनी जेब से फोन निकाला और स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर को देखा। नंबर मुकुंद बाबा के नाम से फ्लैश हो रहा था। यह तांत्रिक था जिसने उसे फोन किया था। विजय को समझने में देर नहीं लगी। आखिर क्यों तांत्रिक ने उसे फोन किया होगा? यह जरूर उस दुष्ट आत्मा से रिलेटेड था। शायद उसे दुष्ट आत्मा के बारे में कोई खबर मिली होगी। क्या सच में तांत्रिक को उस दुष्ट आत्मा के बारे में कुछ पता चला था या फिर थी कोई और वजह? क्या विजय भी आहाना के लिए कुछ फील करने लगा था या थी सिर्फ यह एक अट्रैक्शन? आखिर क्या होने वाला है विजय की इस दिलचस्प कहानी का अगला पड़ाव जानने के लिए बने रहे हमारी कहानी सुपर बिजनेसमैन के साथ।